हेलो रेन, मैं रेखा पुष्पा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपकी खुद की चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब हमारे सामने ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 5 जुलाई को हमारा सीटेट होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उसके रिगार्डिंग आज की ये वीडियो होगी, जहां पर या जिन कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, हमारा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, तो ये सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के इस वीडियो के जरिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे 8 टॉपिक्स जिनके जरिए आप लोग इजीली सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में 125+ गेन कर सकते हैं एज अ मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ ये 8 टॉपिक्स आप लोगों को पूरे की पूरे कवर करने, अच्छे से घोल कर पीना है, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की पर्टिकुलर जो सीडीपी का कंटेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और सारे के सारे अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग एम फॉर टीचिंग से और मुझसे पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक हिट और साथ ही शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के सामने रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। रेगुलर हमारी क्विज होती है एम फॉर टीचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पर, और ये आप लोगों का टाइमिंग पर्टिकुलर 7 PM है, तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज क्विज मिल जाएंगे और कंटेंट मिल जाएगा आप लोगों को। तो कंटिन्यू कीजिए लर्निंग को मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है सिर्फ स्पेशली मैंने सीडीपी से रिलेटेड बनाई है। सीडीपी में आप इजीली इन 8 टॉपिक्स को कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप लोग 28+ ले सकते हैं, क्योंकि सारा एनालिसिस मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर के और उससे भी लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, मतलब 3 से 4 सेट्स को मिलाकर मैंने एक पूरा एनालिसिस किया है। और उसमें से जो मुझे मेन लगा कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, तो ये 8 टॉपिक्स आप लोगों के सामने। इन्हीं 8 टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि एक टॉपिक को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनको एज अ रिवीजन के तौर पर करिए। हालांकि इस वीडियो में भी मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चंस पुट होते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने अधिगम और अर्जन। फिर है हमारा विकास और वृद्धि, कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास और उसकी अवस्थाएं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा, असक्षमताएं। सिर्फ ये 8 टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं। अच्छे से अपनी सेल्फ लर्निंग आप लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को इन 8 टॉपिक्स पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम अपने एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए जाते हैं कि इन दोनों में या जितने भी ये टॉपिक्स हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं। एक एनालिसिस आप लोगों के सामने हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट होते हैं और टॉपिक क्या है हमारा। पहला है हमारे सामने अधिगम और अर्जन, यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये पर्टिकुलर भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसका टॉपिक याद रखेंगे। सीडीपी में भी कुछ ना कुछ 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज बनती है, और साथ ही हिंदी पैडागोजी में भी ये कवर होता है। हिंदी पैडागोजी का भी ये पर्टिकुलर टॉपिक बन जाता है, तो वहां पर भी इसको एज अ शामिल किया गया है। तो आप लोगों को दोनों ही सब्जेक्ट में इसको अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या होता है। भाषा अर्जन एक्चुअल में जन्मजात क्षमता है, मतलब कि किसी भी बच्चे के अंदर पैदाइशी वो चीज आ रही है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अर्जन करना हो जाएगी। यानी कि उसके अंदर बचपन से ही बाय बर्थ ही उसके साथ आई है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, भाषा अर्जन। ठीक है। भाषा अधिगम क्या है, जहां पर बच्चा क्या करता है, स्कूल्स के जरिए उसे सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल में प्रवेश करता है, वो एंट्री करता है, एडमिशन लेता है, वहां पर उसे नियम्स और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो पैदाइशी नहीं लेकर आता है अधिगम को, उसे सिखाया जाता है। तो नॉर्मली कॉमन जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। अब इनके जो मेन डिफरेंस है वो हम क्लियर कर लेते हैं। पहला है भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल है, और ये सब कॉन्शियसली है, यानी कि होता है। ठीक है। और भाषा अधिगम के लिए कॉन्शियस इफेक्ट है या एफर्ट है, इनकी जरूरत पड़ती है। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो बिल्कुल कॉन्शियस रहना जरूरी होता है, बिल्कुल अपने आप को एक्टिव रखना जरूरी होता है। और यहाँ पर अपने आप को एक्टिव रखना नहीं जरूरी होता। यहाँ पर क्या होता है कि हम सेल्फ इस चीज को इमिटेट करके सीख जाते हैं। जो बच्चा होता है सेल्फ इमिटेट करके सामने वाले को देखकर ही उस चीज को सीख जाता है।
देन है हमारे सामने भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीखा जाता है या सीख जाते हैं। और भाषा अधिगम में क्या होता है कि नियम और ग्रामर के रूलों की जरूरत पड़ती है, जो नियम्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है और उसके जरिए हम भाषा अधिगम को सीख पाते हैं। जैसे ग्रामर में क्या होता है कि सीक्वेंस, वाक्यों को बनाना एक सिखाया जाता है। टॉपिक अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ, वाक्य बनाना सिखाया जाता है, तो वाक्य में ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हमारा वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इन तीनों को सीक्वेंस वाइज कैसे लेना है, तो उस तरीके से नियम सिखाए जाते हैं। देन है हमारे सामने भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है बिल्कुल, ठीक है। बच्चा क्या है, अपने आप बोलना, मतलब अपने पेरेंट्स, सबसे पहले अपनी मम्मी को देखकर बहुत सारी चीजें सीखता है, वो क्या बोल रही है, उनकी बातों को पकड़ना सीखता है, जो बातें वो बोल रही हैं, अपने फैमिली मेंबर से जो चीजें सीख रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर पढ़ना लिखना सीखता है कब, स्कूल में आकर, विद्यालय में आकर। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती और भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही डिफरेंस क्लियर हो गए हैं आप लोगों को मेरे हिसाब से। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर भाषा है, भाषा क्या है, तो यहाँ पर बताना है अर्जित संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, दोनों है या कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ क्या आएगा, भाषा अगर देखा जाए अर्जित संपत्ति है, जो नॉर्मली लैंग्वेज है वो उसको डिफरेंशिएट किया गया है अर्जित संपत्ति। अगर यहाँ पर अर्जित और अधिगम के अकॉर्डिंग दे रखा होता तो हम दोनों को चूज करते, बट यहाँ पर जो सही आंसर पूछा गया है सिर्फ अर्जित ही दे रखा है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर बताना है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आप लोगों के लिए। हालांकि इस क्वेश्चन को एज आप नंबर 1 के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, ये नंबर 1 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। कौशल जिसे अर्जित किया जाता है, इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है। तो इन चारों डिफरेंस के अकॉर्डिंग, मतलब चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ। अब बढ़ते हैं विकास और वृद्धि। ये भी टॉपिक अपने आप में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक एज अ कॉन्सेप्ट वाइज समझने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें एज अ थिंकिंग को भी कवर किया जाता है। तो हालांकि यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एनालिसिस होगा, इस टॉपिक को ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में करवा चुकी हूँ, बट आप लोग अगर सेल्फ लर्निंग करेंगे तो सब कुछ इसके बारे में, जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके बारे में सारी की सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देती हूँ। एक्चुअल में विकास और वृद्धि में एक थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइंड हो जाएगा। वृद्धि एक परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए प्रयोग किया जाता है। जब बालक की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका वजन बढ़ता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, मतलब मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, इसको देखा जा सकता है, जो वृद्धि हो रही है उसे देखा जा सकता है कि जो बच्चा है उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसमें जो वजन है उसको देखा जा सकता है। पर जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है, जैसे उसके अंदर रुचि आ रही है, बुद्धि बढ़ रही है उसकी, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है, या वो मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं। तो ये गुणात्मक परिवर्तन के अकॉर्डिंग आएगा। कार्य कुशलता है, उसकी कार्य क्षमता को देखा जाता है, बट इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये सिर्फ अपने आप बच्चे के अंदर इंटरनली होता रहता है। देन है हमारे सामने वृद्धि विकास का ही एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में ये एक छोटा सा चरण माना जाता है। विकास एक विस्तृत शब्द है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आया था हमारा, और ये शायद आई थिंक यूपी टेट में था, कि जो विकास और वृद्धि है वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर येस नो करके ऑप्शन दे रखा था, बट करेक्ट आंसर उसका यही था कि दोनों के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देन है हमारे सामने वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक नहीं चलती, बालक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो वृद्धि होती है बच्चों का नॉर्मली 18 या 21 तक उसकी जो हाइट है और वेट है, ये सब धीरे धीरे कंटिन्यू होते रहते हैं। हालांकि वेट का तो है, आगे भी मतलब कम ज्यादा होता रहता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो रुक जाती हैं, पर जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। एक्सपीरियंस, जो अनुभव आता है वो इसी के अकॉर्डिंग आता है, और ये कभी भी समाप्त नहीं होता। वृद्धि में होने वाले
जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है, अभी मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में, और विकास को नहीं देखा जा सकता। ठीक है, वृद्धि को हम माप भी सकते हैं और विकास को सामान्यतः मापना कठिन है। मतलब हम IQ टेस्ट जो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, बट एक तरीके से मेजर करना वो नहीं हो सकता, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये थे एक छोटा सा एनालिसिस वृद्धि और विकास के बारे में। अब है इसका क्वेश्चन, वृद्धि और विकास निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं? वातावरण पर, आनुवंशिकता पर, व्यक्तिगत अंतर पर, या इन सभी पर? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि इन तीनों ही ऑप्शन पर क्या करते हैं, डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कोहलवर्ग के नैतिक सिद्धांत, और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। आप लोगों को पर्टिकुलर कंटेंट मिल जाएगा, आप लोग लिंक दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या प्रीवियस वीडियो में। और आई थिंक ज़्यादा वीडियो पहले नहीं है, मतलब ओल्ड टॉपिक नहीं है ये, अभी रिसेंटली मैंने इसे कराया है। तो वहाँ से कोहलवर्ग के जितने भी 6 के 6 चरण हैं, 6 के 6 स्टेप है, उनको मैंने क्लियर किया है एक एक एग्जाम्पल के साथ, तो वो भी आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये है हमारा जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास और उसकी अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? नॉर्मली जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत, जिसे विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप में अगर मैं बताऊं तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं हमारे CTET में। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर मैं बताऊं, यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने दे दिया है ऑलरेडी कि ये अपकमिंग वीडियो का कंटेंट रहेगा, और इसे आज या कल में मैं कल में कंप्लीट करा दूंगी। ये टॉपिक भी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा, और जो साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड वो भी उसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस अपना लाइक इट देते रहिए पॉजिटिव सपोर्ट के लिए, ताकि मैं सीरीज कंटिन्यू कर सकूं। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसे बोला जाता है CCE। ठीक है, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, जिसे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन भारत के स्कूलों में, जिसे कब लागू किया गया? 2009 में इस नीति को अपनाया गया, और 2009 से सारे के सारे फॉर्मेट चेंज हो गए। इस योजना में अगर देखा जाए, सतत का अर्थ क्या होता है? छात्रों की वृद्धि और विकास से रिलेटेड है, छात्रों की वृद्धि और विकास से रिलेटेड है, जहां पर छात्रों के अंदर जो परीक्षा का भय है, जो स्कूल जाने का भय है, उसे कम किया गया। ठीक है, और आज के टाइम पर अगर देखा जाए 2009 से लेकर 2020 तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बच्चों में इतना विकास हुआ है और वृद्धि भी हुई है बहुत ही अमेजिंग तरीके से, और आज हर स्कूल में इस पैटर्न को अपनाकर ही शिक्षा यानी कि शिक्षण कंटिन्यू किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में व्यापक का अर्थ है इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि क्षमताएं, मनोवृत्ति और अभिरुचियां, व्यापक का मतलब है सिर्फ वृद्धि और विकास से रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर उसकी क्षमताएं, मनोवृत्ति और अभिरुचियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो हमारा व्यापक के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों से भी प्रकट करता है या करती है। तो ये हो जाता है हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। अब देख लेते हैं इससे क्या क्या फायदे हुए हैं बच्चों को। इससे ज्ञान बढ़ा है बच्चों का, समझ और व्यापकता आई है, और किस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को लागू करना है वो इन्होंने सीखा है बच्चों ने। विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन करना, मापन, परीक्षा और परीक्षण, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सतत और व्यापक मूल्यांकन में ही इंक्लूड होती हैं, जिससे बच्चों के विकास को निर्धारण करना शामिल किया गया है। उनका जो मेन लक्ष्य बनता है, मेन जो एम बनता है, वो इसी पर निर्भर है, डिपेंड है इन्हीं सब चीज़ों पर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है एवरी टेट एग्जाम में इसको कंटिन्यू किया जाता है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थी ने कितना नहीं सीखा ये जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता इसके अकॉर्डिंग, या परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु।
तो क्यों आवश्यक था? वही अभी मैंने एक लाइन आप लोगों को बोली थी कि बच्चों में जो परीक्षा के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी का भय, उन सभी का डर निकालने हेतु सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या किया गया, निर्माण किया गया, इस नीति को अपनाया गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को मतलब क्लियर करूं कि एक्चुअल में होता क्या है, सीसीई एवरी स्कूल में क्या होता है कि पहले के टाइम पर यानी कि 2009 से पहले क्या होता था कि हमारे 3 टर्म्स होते थे सिर्फ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, और थर्ड टर्म को क्या कहा जाता था? फाइनल टर्म कहा जाता था। ठीक है, इसमें बच्चों की जो एक्चुअल प्रोग्रेस थी और प्रमोशन था मतलब एज अ क्लास वाइज, वो थर्ड टर्म यानी कि फाइनल टर्म में होता था। 2009 के बाद इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। उसके बाद क्या आ गया, यूनिट्स आ गई। और यूनिट्स कैसे डिवाइड किए गए? FA1, FA2, SA1, फिर अगेन FA3, FA4 और फिर SA2। ये 6 टर्म्स डिवाइड किए गए। ठीक है, ये दोनों, ये मेन हो गया, ये दोनों और ये मेन हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए जो SA2 है वो क्या है? फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म है। ठीक है, इस फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग बच्चों की जो एक्चुअल प्रोग्रेस होती है, उसका जो प्रमोट होता है नेक्स्ट क्लास में, वो SA2 में कंप्लीट किया जाता है। FA1 एवरी स्कूल के अकॉर्डिंग लिया जाता है, मतलब एज अ टर्म एंडेड टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ लिखित परीक्षाएं नहीं होती, बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड, बच्चों की जो मतलब क्विज है, असाइनमेंट्स है, उनके जरिए इसमें मार्क्स कंटिन्यू किए जाते हैं। FA1, FA2, SA1 हो जाता है, मेन टर्म हो जाता है, और ये SA2 भी हमारा मेन टर्म हो जाता है। तो ये 6 टाइप्स के अकॉर्डिंग सीसीई को डिवाइड किया गया। एवरी स्कूल आज के टाइम पर इसको अपना रहा है और इसी के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस है बच्चों की वो शामिल की जाती है। उसमें सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, उसमें बच्चों की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उन सबको डेवलप किया जाता है। वो बच्चा क्या बनना चाहता है, उन सभी से, एक्टिविटीज से रिलेटेड, उनके फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को भी इनमें कवर किया जाता है। तो ये है एक्चुअल में सीसीई पैटर्न जो अपनाया गया है आज के स्कूलों में और कंटिन्यू हो रहा है। अब चलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। एक छोटी सी टिप्पणी भी लिखी हुई है। इस योजना का एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल शक्ति है जो परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। वही चीज अभी मैंने बताई, अधिगम को बढ़ावा दे रही है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या कर रही है, अधिगम को, लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। बच्चों को जो बच्चों का अधिगम है, जो मतलब सीखना है, लर्निंग है, उस पावर को बढ़ा रही है और उनके लक्ष्य के साथ साथ अच्छे नागरिक बनाना, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास उपयुक्त कौशल और वांछित गुणों के साथ शैक्षिक उत्कृष्टता हो, यह आशा की जाती है। इससे छात्र जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास और सफलता के साथ पूरा किया जा रहा है। तो देखा जाए तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या है। इसे हम रट नहीं सकते क्योंकि अपने आप में बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन भी इंक्लूड होती है, समावेशी शिक्षा भी इंक्लूड होता है, छात्र केंद्रित शिक्षा भी, जो अपकमिंग टॉपिक्स होंगे उनको कवर करूंगी जो इसी से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसकी पर्टिकुलर वीडियो भी मैं अपकमिंग सीरीज में लेकर आ जाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से सतत और व्यापक मूल्यांकन समझ में आ जाए। देन है हमारे सामने समावेशी शिक्षा। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे तो मेरा फेवरेट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर समावेशी शिक्षा एक्चुअल में अगर एक लाइन में कहूँ जहाँ पर हर बच्चे का समावेशन हो सके, हर कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके अंदर विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए, यानी कि मिलते हैं। इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण से अपनी इस कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। मतलब अगर देखा जाए समावेशी शिक्षा क्या है, आज के टाइम पे कंटिन्यू हो रही है। पहले क्या होता था, एक विद्यालय में सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता था जो बिल्कुल मतलब फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ठीक ठाक है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि
नॉर्मली हम बच्चे को ये नहीं कह सकते अगर वो दिव्यांग है कि वो उसे अदर स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत है, उन्हें हम उन सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। ये हमारी एज अ जो टीचर बनता है या बनेगा उसकी एक सबसे बड़ी जो पहल होगी वो यही होगी कि वो दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ समझकर पढ़ाए, उन्हें वही फैसिलिटीज देने की कोशिश करें जो सामान्य बच्चों को दी जाती है। तो ये टॉपिक जो है अगर देखा जाए ये असक्षमताओं से भी रिलेटेड है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उससे भी रिलेटेड कहीं ना कहीं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको भी समझना जरूरी है। वैसे अगर देखा जाए, अगर आपने एक बार समझ लिया समावेशी शिक्षा होता क्या है तो क्लियर है सारे के सारे कॉन्सेप्ट, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाता है बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा या छात्र केंद्रित शिक्षा पहले के अकॉर्डिंग क्या होता था, जब सीसी पैटर्न नहीं था तो परीक्षा केंद्रित शिक्षा होता था, सिर्फ परीक्षाओं पर आधारित, परीक्षा के बेस पर ही सारी चीजें बच्चे की मतलब निकाली जाती थी। अब क्या होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग, जो छात्र है जो बालक है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें निकाली जाती हैं। जैसे बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। उनकी सभी की सभी समस्याओं को दूर करना, उनकी हर शिक्षण व्यवस्था को पूरा करना, उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, तो वो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब केंद्र किसके ऊपर किया जा रहा है, बालक के ऊपर, यानी कि बच्चे के ऊपर केंद्र किया जा रहा है, तो वो वहां पर इसीलिए इसका नाम बाल केंद्रित शिक्षा रखा गया है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उनकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण मतलब दिया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तिगत में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का भी निदान किया जाता है। मतलब सामान्य छात्र हैं और कुछ ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, अगर यहाँ से भी कोई अगर ऐसा बच्चा है कक्षा में तो उनको ये नेग्लेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाता, उनको भी उनकी भी समस्याओं को दूर किया जाता है, उनको भी अलग से फैसिलिटीज देकर पढ़ाया जाता है उन सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है, परंतु बालक को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इन दोषों के आधार पर उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में कहीं ना कहीं इनकी व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो अवधारणा ने सीखा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया। इसी के कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन हुआ है। क्यों हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब डेवलप, इसे क्यों किया गया, इसे क्यों लेकर आया गया। नॉर्मली अगर देखा जाए, जब वो ऐसे कोई बालक हमारे कक्षा में होते हैं तो जो शिक्षक होते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मारपीट का सहारा लेते हैं। वो उन्हें मारकर या पीट कर कोई ना कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो ये नहीं देखते कि उन बच्चों की कहीं ना कोई समस्या है। और असल शिक्षक वही होता है जो उनकी समस्याओं को समझकर उनका निदान कर सके। तो इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर आया गया ताकि सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड हो, बच्चे के ऊपर डिपेंड हो। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन तो D+B में बन जाते हैं। ठीक है, D+B का भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और C-टेट में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्लेक्सिया यहाँ पर सबसे पहले होता है पढ़ने संबंधी विकार, जहां पर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है और उसे मतलब 100 को वो बास पढ़ रहा है तो इट मीन्स उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो उन शब्दों को उल्टा हेर फेर कर रहा है उनके अंदर, तो ये पढ़ने संबंधी हो जाएगा। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, मतलब ब्लैक बोर्ड पे कुछ और लिखा हुआ है और वो लिख कुछ और रहा है तो वो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया गणितीय यानी कि मैथ्स की जो कैलकुलेशन है उसको क्लियर करने में उसे दिक्कत हो रही है, वो चीज़ डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। डिस्फेसिया होता है वाक संबंधी यानी कि बोलने संबंधी, जहाँ पर बबलिंग आ जाता है, हकलाना आ जाता है, तुतलाना आ जाता है, तो ये डिस्फेसिया होता है, जहाँ पर इसको खत्म किया जाता है किससे, बार बार अभ्यास कराकर। डिस्प्रैक्सिया होता है लेखन और चित्रांकन संबंधी, यानी कि इसके अंदर लेखन भी आता है, मेन जो आता है वो है चित्रांकन, यानी कि पिक्चर्स को ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। डिसऑर्थोफिया होता है वर्तनी संबंधी, यानी कि स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक्स हो जाती हैं।
ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण शक्ति, सुनने की जो मतलब संबंधित शक्ति कम होना, वो हो जाती है हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर क्या होता है, दृश्य पर्यवेक्षण क्षमता संबंधी, यानी कि देखने में दिक्कत, जहां पर देखने में दिक्कत आती है उसे बोला जाता है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी, मतलब इंद्रियों से रिलेटेड, जहां पर हम कोई चीज जो बच्चा है वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, मतलब बहुत इजी से इजी कॉन्सेप्ट है, उसमें भी उसकी जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उसका फोकस नहीं लग पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड होगा। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें संगठनात्मक पठन संबंधी, मतलब कुछ टॉपिक से रिलेटेड, कोई संगठन है, कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, उसको पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो वो हो जाएगा हमारा संगठनात्मक पठन संबंधी विकार, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं टॉपिक बन जाते हैं एवरी टेट एग्जाम में, एवरी सीटेट एग्जाम में। ओनली इन 8 टॉपिक्स को आप लोगों को करना जरूरी है, जिससे आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं अपने सीटेट के एग्जाम को। बाकी के आप लोग अच्छे से जुड़ सकते हैं, मुझसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 8 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। सब्सक्राइब करें इन्फो टीचिंग को प्रॉपर तरीके से, ताकि एवरी नोटिफिकेशन आप लोगों को क्लास का मिल जाए। ऑलरेडी अगर मैं बता दूं तो सीटेट के साथ साथ मैंने अब DSSS क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, KVS की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। अब जो हमारा रह गया है वो NVS और APS यानी कि AWES की क्लासेस रह गई हैं, तो इनको मैं एज आफ्टर अगस्त करूँगी, मतलब अगस्त के बाद ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो तब हमारी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। बाकी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अगर ये क्लास ले रहे हैं आप लोग रेगुलर, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक हिट जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एवरी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर देखें, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।